अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब पिछले महीने 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी थी, तब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एक बयान दिया था कि एहतजाज से जहां इस्लामाबाद के 8 लाख लोग मुतासर होते हैं, वहीं एक दिन मुल्क बंद होने से मईशत को भी 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। PTI ने चंद दिन पहले जब अचानक 24 नवंबर यानी आज एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी, तो हुकूमत ने ऐलान किया कि वो किसी को इस्लामाबाद और मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। मगर ये क्या, PTI से पहले हुकूमत ने खुद ही पूरा मुल्क बंद कर दिया। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि बानी PTI की फ़ाइनल कॉल मिस कॉल साबित होगी, वहीं खुद ही तमाम रास्ते बंद कर दिए और ख़ुद ही PTI के एहतजाज की पब्लिसिटी कर दी, इसे कामयाब बना दिया। PTI अभी कहीं इस्लामाबाद के रास्तों में है, पहुंचती है नहीं पहुंचती है, रास्ते बंद हैं। लेकिन हुकूमत पिछले 2 दिन से क्या कर रही है? हुकूमत ये कर रही है कि इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले रास्तों पर कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगाकर उनके हसार में बैठे हैं। सवाल ये है कि हुकूमत ने PTI की एहतजाजी कॉल को इतना सीरियस क्यों लिया है? GT रोड और मोटरवेज़ को बंद करना, बार बार इंटरनेट बंद करना हुकूमत की स्ट्रैटेजी को जाहिर करता है या खौफ को? एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 18 माह में PTI के धरनों और एहतजाज से निमटने पर हुकूमत 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगर यही हुकूमत PTI को इंगेज कर लेती और मुज़ाकरात की टेबल पर बिठा लेती, तो क्या चाय बिस्किट पर इतना खर्च होना था? बिल्कुल नहीं होना था। ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनको फौरी मान लेना हुकूमत के बस में है, ना ही ज़ाहिर सूट करता है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत का सारा फोकस PTI को सियासी तौर पर इंगेज करने की बजाय अपनी इंतज़ामी ताकत दिखाने पर क्यों है? सवाल ये है कि दोनों फरीक मुहाज़राई की सियासत क्यों कर रहे हैं? कहीं हुकूमती गुस्से की वजह PTI का ये दावा तो नहीं कि उनके मुज़ाकरात ऊपर के लेवल पर हो रहे हैं? PTI के इस दावे की हकीकत क्या है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, हुकूमत तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को इसीलिए एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देना चाहती है, जो हमेशा कहते हैं कि हम शहर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे, लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में घिरने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन खुद ही लोगों को घरों में कैद कर दिया, लोग कहीं निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, रास्ते सारे बंद हैं। तो हुकूमत, आपको नहीं लगता हुकूमत खुद ही जो तहरीक इंसाफ पब्लिसिटी नहीं कर पा रही है, ज़ाहिर है नेट बंद है, उनकी तो पब्लिसिटी भी नहीं हो रही है एहतजाज की, लेकिन रास्ते बंद करके और ऐसे इकदाम करके हुकूमत तो खुद ही पब्लिसिटी कर रही है इनके एहतजाज की और धरनों की? बात पब्लिसिटी की नहीं है, बात अहदाफ की है। उनके अहदाफ क्या हैं? वो इस्लामाबाद आकर क्या हासिल करना चाहते हैं? हुकूमत उनका प्रीएम्प्टिव मेजर ले रही है। वो कहते हैं कि हम खान को रिहा कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो वो गन पॉइंट वो किसी अदालती हुक्म के जरिए तो रिहा नहीं कराना चाहते। यहाँ वो इस्लामाबाद पर कब्जा करके रिहा कराना चाहते हैं, या वो अडियाला तोड़ के रिहा कराना चाहते हैं। दूसरा तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो आपको लगता है अडियाला को तोड़ना इतना आसान है, या इस तरह कभी कैदी रिहा करवाए गए जो इतना हुकूमत ने इसको सीरियस ले लिया? इससे पहले कभी कोर कमांडर के घर को भी आग नहीं लगाई गई, GHQ के दरवाजों को नहीं तोड़ा गया। इससे पहले किसी ने रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर को आग नहीं लगाई। इससे पहले किसी ने ISI के दफ्तर को पर हमला नहीं किया। तो इससे पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ जो अब हुआ है। और उस दिन के बारे में फिर सब यही कहते हैं कि जी उस दिन पुलिस कहाँ थी। हम एतजाज अहसन साहब को बार बार सुनते हैं कि जी असल जिम्मेदार तो IG पंजाब है कि वो उस दिन सोया हुआ था, कि उसने 9 मई में किसी को रोका नहीं। तो आज अगर रोका जा रहा है तो भी मुजरिम है, और 9 मई को नहीं रोका तो भी मुजरिम है। बाकी जहां तक आपने कहा कि चाय की प्याली पर बात खत्म हो जाती, वो चाय की प्याली उन्होंने हुकूमत से नहीं पीनी, उन्होंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से पीनी है। वो उनकी मर्जी है, वो उनको पिलाते हैं या नहीं पिलाते। हुकूमत से ना वो बात करना चाहते हैं, ना हुकूमत की चाय पीना चाहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा तो है, किसी ने पूछा रऊफ हसन साहब से कि मोहसिन नकवी साहब से किसी से हुकूमत से बात हो रही है, तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी के ऊपर के लेवल के लोगों से बातचीत हो रही है। ऊपर तो फिर एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब ही है ना, और अगर आसिम मुनीर साहब बात कर रहे हो तो कंटेनर लगाना किसी की जरूरत ही नहीं है। तो हो सकता है बात ना बनी हो।
हमने 2014 के धरने में देखा है कि जब बात ऊपर हो रही हो, जब DGISI आपके साथ हो, तो पुलिस आपके कहने पे एहतजाज रोकने से इनकार कर देती है। SP ने इनकार कर दिया था उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत में। आप डी चौक तक पहुंच गए थे, पुलिस पीछे हट गई थी। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आपके सर पे हो, बात ऊपर हो रही हो, तो नीचे किसी की जरूरत है? हमें बेवकूफ ना बनाया जाए कि बात ऊपर हो रही है। बात ऊपर हो रही हो तो नीचे सबको सांप सूंघ जाता है। तो इसका मतलब है हमारी सियासत और सियासतदान मोहताज हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। बात तो होती है या नहीं होती है, उनकी सियासत का पहिया तभी चलेगा जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होगी और पक्की बात होगी। फिलहाल तहरीक इंसाफ की सियासत तो यही है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही अपनी सियासत पे आए में उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। वो आज भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करके ही इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। उनका ईमान, उनका एतकाद एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर ही है। तो क्या हमारी बाकी सियासी जमातों का एतकाद इस पर नहीं है या नहीं था माजी में? वो आपस में भी बात करती हैं, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करती हैं, वो सियासी मामला और बाद में ये भी कहते हैं कि एक भयानक तजुर्बा एक दूसरे के साथ काम करने का। फिर भी काम करती हैं, फिर भी को एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि एक मुल्क है, इकट्ठे जिंदा रहना है। एक टेबल पर बैठने से इनकार नहीं करती हैं। ये तो एक टेबल पर बैठने से इनकार करती हैं ना। ये कहती हैं हम और मुल्क के शहरी हैं, आप और मुल्क के शहरी हैं, हम आपको पाकिस्तानी नहीं मानते, वो आपको पाकिस्तानी। ये तो नहीं साथ बैठने के लिए तैयार। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, हुकूमत के पास ताकत है, वसाइल हैं, हुकूमत ज़ाहिर है उनसे तो टक्कर नहीं ली जा सकती, ना ही लेनी चाहिए। रियासत के आगे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो इसके साथ ही हुकूमत की क्या ये ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो खुद आगे बढ़ें और तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करें? हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ करें। हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मुल्क में जत्था सियासत का खात्मा करें। अगर कोई समझता है कि वो जत्थे लाकर इस्लामाबाद को यरगमाल बना सकता है तो ऐसी तमाम कुव्वतों का कला कमा करें। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो क्या हुकूमत की ये भी जिम्मेदारी है कि वो ये कहे कि जो एहतजाज में शामिल होगा उनके जो है ना वो शनाख्ती कार्ड कैंसिल हो जाएंगे, तलबा को असनाद नहीं दी जाएंगी, जो है वो पासपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे? क्या ये भी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है? अगर गैर कानूनी एहतजाज होगा तो उसके नतीजे में हुकूमत अगर ऐसे कवानीन बनाती है कि ये हो सकता है तो हो जाएगा। वैसे भी मैं समझता हूँ जो बच्चे 18 साल के नहीं हैं उनको सियासत में एज ए पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि 18 साल के से कम उम्र के बच्चों ने आना था? ये तो सारे अज्यूम करने वाली बात है ना कि वो आते तो ये होता, वो आते तो ये होता, तो उससे पहले ये कर लें। नहीं, अगर ये पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि बच्चे पंफलेट बांट रहे थे और फिर ये कहा गया कि बच्चों को पकड़ा गया है। मैं समझता हूं कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब से बच्चों को एज पॉलिटिकल ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करने की जरूरत थी। खुद आके पंफलेट बांटे, क्यों बच्चों को इस्तेमाल करते हैं? जब कानून में लिखा है कि बच्चे 18 साल की उम्र तक सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते, वोट डालने का हक 18 साल का है, इलेक्शन लड़ने का हक 18 साल का है, तो आप क्यों 18 साल से कम उम्र बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं? हुकूमत तो 18 साल से ऊपर वालों को भी नहीं निकलने दे रही है। नहीं, हुकूमत निकलने देती है, क्यों नहीं निकलने देती है? आप मौलाना ने इतना कुछ किया, अगर आप आइन कानून के मुताबिक करें। अभी आपने सवाबी में उधर संजानी में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, जो आइन कानून के मुताबिक अगर आप कहेंगे कि हमें हुकूमत से इजाजत की जरूरत नहीं है और हम नहीं बताएंगे कि हमने आकर क्या करना है, कितने दिन बैठना है, तो कौन आपको करने देगा? कोई अपने ऊपर हमला करने की इजाजत देता है? तो आपका मतलब है कि ये ज़िंदगी जो है इस्लामाबाद के लोगों की, लाहौर की और जो KPK से जो ज़ाहिर रास्ते बंद हैं, वो 4 दिन जैम रहती है, हफ्ता जैम रहती है, ये कोई परवाह नहीं है। फिर यही वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। आप जब पूरा मुल्क खुद ही बंद कर देंगे, शहर खुद ही बंद कर देंगे, नुकसान तो होगा। ठीक है, हम 2014 से इस सूरत हाल का शिकार हैं। 2014 से एक सियासी जमात इस मुल्क में मुसलसल जो है धरने और मुज़ाहमत की सियासत कर रही है, चाहे हम उसे इक़्तिदार दे दें, चाहे इक़्तिदार से निकाल दें। दोनों सूरतों में उसने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम नहीं दिया है। अब जहां तक आपकी बात है, मैं आज पूरा दिन लाहौर फिरता रहा हूं, मुझे तो कोई बंदा लाहौर की सड़कों पर निकलता हुआ नजर नहीं आया, ना मुझे फैसलाबाद से, ना कहीं से, कहीं कोई निकल के कहाँ जाता? ठोकर तक पहुंचता तो उसको वापस ही घर आना पड़ना था, कहाँ जाता निकल के?
अगर 10,000 20,000 लोग निकल आते लाहौर की सड़कों पर तो ये कंटेनर हट जाते। जो केपी में लोग निकले हुए हैं वो हुकूमती वसाइल और हुकूमती आशीर्वाद से निकले हुए हैं। आप समझिए, अगर कोई अवामी इनकलाब हो तो वो लाहौर की सड़कों पे भी होगा, कराची की सड़कों पे भी होगा, कोयटा की सड़कों पे भी होगा। और अगर सिर्फ रियासती मशीनरी के सर पे कोई इनकलाब होगा तो वो सिर्फ केपी में तक महदूद होगा कि एक वजीर आला निकला हुआ अपनी हुकूमती मशीनरी निकल लेकर दूसरे एक हुकूमत वफाक पर हमला करने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल सोरवर मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पिछले 2.5-3 साल की सारी सियासी तलखी आज 24 नवंबर में लगता है सिमट आई है। लगता है ऐसे है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने सख्त मौक़िफ़ से एक एक कदम पीछे नहीं हटते तो सियासत मज़ीद तल्ख होती हुई नज़र आ रही है। लचक दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पीटीआई ये कह चुकी है कि हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और आज अपने मुतालिबात लेकर इस्लामाबाद की तरफ उनका मार्च शुरू हो चुका है। और वो कहते हैं कि जब तक इमरान खान की रिहाई और मुतालिबात पूरे नहीं होते तब तक इस्लामाबाद से वापस जाने का उनका इरादा नहीं है। इसके जवाब में हुकूमत भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का इरादा रखती है, यानी मुतालिबात मानने की बजाय उन्हें इंतशारी टोला मानकर कानून ताकत के रोकने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ये लोग मुसल्लह जत्थे और लश्कर लेकर आ रहे हैं तो हुकूमत भी उसी तरह इनका मुकाबला करेगी। और सेनेटर फैसल वाडा ये वार्निंग दे रहे हैं कि हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत, दोनों अपनी अपनी सियासी इंतहाओं पर डटे हुए हैं। पीटीआई एहतजाज से हुकूमत को मजबूर करके इमरान खान की रिहाई चाहती है, जबकि हुकूमत का ये मानना है कि खान की रिहाई अदालतों से ही मुमकिन है। हुकूमती वज़रा का यह भी दावा है कि पीटीआई रहनुमा चाहते ही नहीं हैं कि इमरान खान बाहर आएँ। आज सारा दिन हुकूमती वज़रा और रहनुमा बारी बारी मीडिया के सामने आकर क्या कहते रहे, ज़रा देखिए। इमरान खान साहब अगर आज गिरफ्तार हैं तो वो अदालती और कानूनी मुकदमात के अंदर गिरफ्तार हैं, जिनसे रिहाई का वाहिद रास्ता अदालती कानूनी चाराजोई है। उस भाई डू और डाई वाले जलसे का क्या हुआ? पीटीआई के जो लीडरान हैं वो गालिबन चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। हम तो जिस जानिब देखते हैं हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई मुझे अरेस्ट कर लो। बहुत सारे तरीके के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पर, कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। मैं तहरीक इंसाफ से और उनके लीडरों से ये पूछता हूँ, क्या इससे पहले आज तक किसी एहतजाज के तौर पे कोई लीडर रहा हुआ है कि जो आपने कहा कि इस एहतजाज के बाद हम हासिल कर लेंगे, जिसमें आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हैं और आप नाकाम रहेंगे? हुकूमत और पीटीआई के तर्ज सियासत से ऐसा लगता है कि सियासत ने डायलॉग का जो एक बुनियादी उसूल है उसको परे फेंक दिया है। दोनों तरफ से मुकम्मल डेडलॉक है जिसने रियासत को बंद गली में फंसा दिया है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में शिद्दत मुसलसल मुल्की जड़ों को खोखला कर रही है। ये सियासत की नाकामी नहीं तो क्या है कि आज अवाम और रियासत एक दूसरे के आमने सामने है। आज डू और डाई की बातें करने वाली पीटीआई जो कर रही है, अगर वो सियासत नहीं है तो जो हुकूमत मुल्क को कंटेनरिस्तान बनाकर कर रही है, क्या वो जमहूरी रवैया है? कभी सियासी बहरान का हल भी महाजरा इसे कभी निकला है कि अगर नहीं तो फिर हमारी सियासत और सियासतदान ये सादा सी बात समझने में क्यों देर कर रहे हैं? मकबूलियत और कबूलियत की लड़ाई ने इस मुल्क और इसके गरीब बासियों का क्या हाल कर दिया है, कोई सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी सियासी जमात को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी चाहिए, ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। एक उम्मीद थी कि जो मुज़ाकरात होंगे और शायद इनका कोई नतीजा निकल आए, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के मुतज़ाद दावे उम्मीदों के चराग रोशन नहीं होने दे रहे हैं। हुकूमत और ताकतवर हलकों के ज़राए पीटीआई से मुज़ाकरात की तरदीद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई का ये दावा है कि इनके मुज़ाकरात जो हैं वो ऊपर के लेवल पर चल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर पीटीआई किसी लेवल पर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गई है तो क्या आज एहतजाज करना चाहिए था? अना और लचक ये साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे कौन से मुज़ाकरात हैं जिससे हुकूमत भी लाइल्म है? डायलॉग की कहानी की हकीकत है क्या? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, एक तरफ हुकूमत ये बात करती है कि जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है
पिछले कुछ अरसे से उन्होंने वो हमें सारे आदाद शुमार भी दिए कि कितना जो है ना वो अरबों का नुकसान हो गया सिर्फ इनके एहतजाज और धरनों की वजह से। लेकिन उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी तो एक कॉल पर हुकूमत तो खुद पूरा मुल्क बंद कर देती है। ये हुकूमत तो अपना काम खुद ख़राब कर रही है। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल में आपने कहा कि हुकूमत कह रही है कि अदालतों से ही रहाई मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की हद तक अदालतों से भी रहाई मुमकिन नहीं है, मतलब ये तो दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम तो भले से कितना एक बुलंद बाग तरीके से कहते रहे कि हुकूमत और इमरान खान, हुकूमत इस्तिंताब इमरान खान इंतहा पे, ये इसमें बगैर अल्फाज चबाए असल मसला जो है वो इमरान खान और हुकूमत के दरमियान ही असल मसला है इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, क्योंकि इमरान खान साहब ने ललकारा ही एस्टैब्लिशमेंट को है, इवन इस हुकूमत के वजूद में आने से पहले। और मार्च का आखिरी हफ्ता था जबकि उनके वज़ीर आज़म होने के आखिरी दिन थे, तब भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना शुरू कर दिया। और फिर इस नैरेटिव को जब उन्होंने देखा कि पिछराई मिल रही है वो डबल करते रहे। अब एक अलग बात है कि इस नैरेटिव की एक अच्छा हिस्सा है, अच्छा हिस्सा ये है कि इससे मकबूलियत मिलती है। इस नैरेटिव को जिसे भी नवाज शरीफ हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, माजी में जब कभी किसी ने आजमाया है उसकी सियासत को रिफ़तें मिली हैं, वो सातवें आसमान पे जा बैठी है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी लफ है कि इसके बाद आप एस्टैब्लिशमेंट को जब ज़ाती तौर पे चैलेंज कर दें, चाहे शेख मुजीबुर रहमान हो, चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान साहब, सबके लिए लेसन एक ही है और एक ही असूल, रहनुमा असूल एक ही है कि वो इक़्तिदार के करीब उनको नहीं भटकने दिया जाता। उसमें एक फरीक का मुकम्मल तौर पे उसका शिकस्त खाना ज़रूरी है। शिकस्त भी छोटा लफ्ज़ है, कैपिचुलेट करने का ज़रूरी है। अब आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब के सामने कैपिचुलेट कर जाएगी तो ये तो मुमकिन नहीं है। इमरान खान कैपिचुलेट कर जाएंगे, हाँ इसका इम्कानात है ये, लेकिन ये सोच इमरान खान साहब की अपनी वो करती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का माजी भी सबके सामने है। मुस्लिम लीग नून के साथ भी क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, फिर 2017 में कैसे निकाला गया नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब फिर लंदन बैठ कर जो तकरीरें करते हैं, उसके बाद रिवाइवल तो हुआ ना। रिवाइवल भी इसी मुल्क में होते हैं फिर, और जिनकी मदद से होते हैं वो भी आपको पता है। आप वो ना समझाएं किस किस्म के रिवाइवल हुए हैं। और ये अगर सरताज शौकत अजीज टाइप हुकूमत मिल जाए जो इमरान को भी मिल जाएगी तो रिवाइवल क्या होगा? इसको रिवाइवल कहेंगे कि अगर किसी जगह पे जो उनका अपना जो कंप्लाइंट आदमी, कंप्रोमाइज आदमी मुस्लिम नून में से तहरीक साहब से बिठा देंगे तो इमरान खान का रिवाइवलिज्म होगा। बात यह, और उसमें बात यह कि असल में हम बात को पूरी तरह कॉम्प्रीहेंड या कर नहीं पाते या उसको पूरे प्रोस्पेक्टिव में देखते नहीं है। पहली बात तो ये देखें कि इमरान खान साहब ने जो ज़ुबान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल की है ये पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले किसी ने नहीं की। चलो कर लें जो उसका फ़ायदा उठने। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को इस ज़बान इस्तेमाल करने के लिए जलसे भी मिले हैं, जुलूस भी मिले हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी मिला है। ये 10 अप्रैल 2022 के बाद उन्होंने, जब वो एक दफ़ा पहले हुकूमत गिराने के लिए आए थे 25 मई को, तो उससे पहले 40 जलसे किए थे जिनकी लाइव कवरेज होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी 20 ज़िमनी लड़े के इलेक्शन MPA के लड़े, फिर और कई लड़े। फिर उसके बाद उन्होंने रावलपिंडी पर चढ़ाई की क्योंकि एक उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती एक मखसूस आदमी की रुकवानी थी। तो इसमें और वो जलसे करते रहो, ये सारी तकरीरें उनकी लाइव कास्ट होती रही। ये नवाज शरीफ को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शेख मुजीबुर रहमान को, किसी को ये हासिल नहीं थी। अखबार के अंदर गुजरांवाला वाली तकरीर नवाज शरीफ साहब की वो आपको भी याद है, जिसके बाद फिर बैन लगा था। जी हाँ, यही जी आप बताएं मुझे अच्छी तरह, यही बैन इसके बाद नहीं लगा था, वो तकरीर सोशल मीडिया पे आई थी, उससे पहले बैन लगा हुआ था उनका। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, नवाज शरीफ साहब जो है ये एस्टैब्लिशमेंट का, जनरल बाजवा का जो सेकंड फिडल के तौर पे ये सामने आए, ये उनके साथ एक पेज पे आए। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को जब जेल गई और उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन था उसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब थे, तो उसके और नवाज शरीफ साहब जेल में थे,
कि उनकी बीवी कसम पुरसी से मर रही थी, अब तो फरमा रहे हैं ना कि मुझे बेटों से बात नहीं कराई जाती, कराने दी जाती। उस वक्त कलसूरी नवाज साहबा का मजाक उड़ाया जाता था। मेरा मौजू ये नहीं है। अब आ जाए आगे, नवाज शरीफ साहब ने जब गुजरांवाला में तकरीर की, ये सारी उसके बाद उनको इजाजत नहीं थी, ये सोशल मीडिया पे वो तकरीर सुनाई दी थी आप लोगों ने, और वो भी वहां पे बड़े इंटरनेट ब्लॉक किए हुए थे। लेकिन बहरहाल लोगों ने बाद में जब लेकिन अलमिया ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हम इस कंपैरिजन में क्यों पड़ जाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा तनकीद किसने की, नून लीग ने की? मैं कंपैरिजन कर रहा हूं जी, नहीं मैं कर ही नहीं, ये आप कर रहे हैं, ये आप कर रही है, मैंने तो ये बात ही नहीं की। ये तो आपने पहले उनको बातें बताई, तो मैंने उसमें तरह मिसरा लगाया कि नहीं वो उसमें इमरान खान जीत गया। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा था। मैं तो गुजरांवाला की तकरीर भी किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। वो तकरीर थी क्या? वो तकरीर मैंने जिक्र करनी थी, लेकिन किसी और पैराए में करनी थी। क्या था? उन्होंने कहा मेरी इमरान खान साहब आपसे दुश्मनी नहीं है। इन सारी सबूतों के बावजूद, इन सारी मुश्किलात के बावजूद, सारे साथी उनके जेलों में पड़े थे जो नुमाया थे, फिर क्या था? इमरान खान मेरी आपसे दुश्मनी नहीं है। जनरल बाजवा तुमने ये काम क्यों किया? जनरल फैज अमीन मेरी शिकायत आपसे है। इमरान खान ने कहा तुम कौन होते हो? इन्होंने इस प्रोस्पेक्टिव में कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी, ना फजल रहमान के लिए, ना नवाज शरीफ साहब के लिए, ना जरदारी के लिए, कि वो जब होते तंग आमद बजांग आमद। ठीक है, जब इमरान खान साहब को निकालने का वक्त आया तो सियासी हिकमत अमली शायद ये तकाजा करती थी कि सैयद और इमरान खान साहब को बराह रास्त लड़ने दिया जाता। नहीं लड़ने दिया गया, क्योंकि वो कहते थे कि नहीं, इसको हमने इसको एक दिन इक़्तिदार में नहीं रहने देना, क्योंकि इमरान खान इस नहज पे ले आए थे। इमरान खान साहब भी कहते थे ना मैंने कुछ नहीं किया, काजी फैज़ल साहब के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं किया, फलां चीज मैंने नहीं की, जनरल बाजवा ने किया। ये निज़ाम उससे ज्यादा हाइब्रिड है। तो बात ये है, तो आप इसको क्या वो ज्यादा क्या हम ये अलमिया कहें कि आज भी हमारी जो सियासत है वो इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द ही घूमती है? मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से ही होने हैं, जब तक नहीं होंगे तो यही हाल होगा। वो बीबी नहीं, वो तो खैर मेरे पास चॉइस नहीं। इमरान खान साहब जब खुद चाहेंगे कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने सियासतदान से बात नहीं करनी, अगर मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, देखो ना, मैं तो यही कह, क्या किससे चाहते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं? मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके जो इंटरेक्शन। हाँ, तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ, फिर झगड़ा तो नहीं है ना जी। वो तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो कैसे आज़ाद होगी? जब वो कह रहे हैं, अगर वो कह दें कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, चाहे सियासतदान बेकार है, चाहे कठपुतली है, मैं इनसे करूंगा, कहने में क्या हर्ज है? फिर उसके बाद उनको ये भी नहीं पता क्या किया जा सकता। फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जितना सियासत के उन्होंने वायलेंस से खाया है। 2014 में आए, पीटीवी पे हमला, जियो के शीशे तोड़े। मैं तो जियो में उस वक्त जियो के साथ मुंसलिक था। क्या जियो पे बीत रही थी आप लोगों को क्या पता है? वो पार्लियामेंट पे हमला, क्या कहना चाहिए उनका, जो है हमारे अचकजई साहब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं फलाना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जला दो, गिरा दो, फलां कर दो। फिर उसके बाद आप ये आए 2000, जब भी आए इमरान खान की सियासत के अंदर वायलेंस था। ये 25 मई 2022 को आए, जब इस्लामाबाद में 2 दर्जन के करीब डी चौक पे लोग पहुंच गए। ये 22 ये 2 साल पहले की बात है। तो क्या आग लगा दी? आज भी देखो मोटरवे के इर्द जो घास फूस है ना, उसको लगा के मियाँवाली के करीब आग लगा के शोर। इसमें क्या है? न्याजी साहब इसका हल क्या है? दोनों तरफ आना है ना। देखे ना, बहस तो जितनी लंबी इसको खींचते जाए। सर मैं एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि फिर इसका हल क्या है? इसका मेरे देखो ना, हल तो इसका बात यह है जी कि इसका हल इस वक्त मुल्क में एक में से, अब मेरी बात जरा हौसले सुने, एक में से आप एलिमिनेट होना है। हिकमत अमली बना सकते हैं, एक ऐसी हिकमत अमली कि जिस बंदे को नाकाम धरनों का, लॉन्ग मार्च का इतना कम तजर्बा है, इतना वसी तजर्बा है, एक बता दें जो उनका इख्तिजाजी कॉल कामयाब। अच्छा चलें, मैं सवाल करूं तो नाकाम धरने, नाकाम एहतजाज, अगर ये है ही नाकाम लोग, तो हुकूमत इतनी ज्यादा अलर्ट क्यों हो जाती है? उनके साथ तो बंदे ही नहीं निकलते। हुकूमत कह रही है ना, उनके साथ तो बंदे नहीं निकलते। आ जाता तारड़ साहब कह रहे हैं कि लोग हमें फोन कर करके कह रहे हैं आए हमें पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें। हुकूमत फिर इतनी अलर्ट क्यों है अगर इतनी नाकाम है ये लोग? तो मैं अब जवाब तो दे चुका हूं कि जब आप नहीं चाहेंगे कि कोई बंदा आके आग लगा दे इस्लामाबाद में,
एक बंदा भी आ जाए, दो भी आ जाए, ट्रैक रिकॉर्ड, मैंने कहा जी इनको वायलेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, हुकूमत रिस्क नहीं लेगी। क्यों ले, जब उनके पास ये ऑप्शन है कि लॉकडाउन करके इनको दूर रखा जा सकता है। तो सर कब तक देश में कोई हर्ज है? वो तो हर महीने बाद कॉल दे देते हैं, तो कब तक? नहीं, कब तक? तो ना ऐसे नहीं होगा। आप कॉल देने के बाद अब भी देख लेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, अगले महीने फिर दे देंगे, फिर यही होगा। हाँ। मतलब क्या कर सकते हैं इससे? क्या उनकी सियासत हर कॉल के साथ कमजोर होगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगली कॉल, मतलब ये फर्ज के आज के एहतजाज दे दें। मैं पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूं कि क्यों कामयाब होगा, मतलब मुझे कुछ वजह बताई जाए ना। या तो तहरीक इंसाफ ये हुनर आजमा चुकी हो। इमरान खान साहब की अपनी क़यादत में 2022 को ले लें, पिछलों को भी छोड़ दें, 2022 के अंदर जब वो 25 मई को आए तो ज़हन में रखें कि 40 जलसे किए, ये आसान काम नहीं है। जो उन्होंने लोगों को उकसाया, उनको उनके जज्बात को बरंगेख्ता किया कि वो आके लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने क्या कहा था, 30 लाख बंदे लाऊंगा। जब 26 मई को पहुंचे सुबह सवेरे, जब जिसके अंदर कासिम सूरी ने कान में डाला था कि खान साहब मजहबी टच दे, वो क्यों था? क्योंकि वो जो कहते हैं शेख जो पहुंचे मैशर में अमाल नदारत, वो दफ्तर अमाल से खाली था, वो बंदे ही नहीं आए। फिर उसके बाद जब 26 को आपने हल्फ लिए, कसम कुरान लिए लोगों से, आपने हल्फ देखे थे जब वो लेते थे कि हम जिहाद के लिए निकल रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए। जब आपको पता चल गया, इमरान खान से बड़ा लीडर तो कोई नहीं है ना। इमरान खान खुद मौजूद है और वो नहीं निकाल सके। जब 2.5 लाख बंदों ने इन्होंने कहा हमने जेल भरो तहरीक करनी है शुरू, ये नवंबर की बात है। फिर उन्होंने कहा 2.5 लाख बंदे देंगे 3 दिन में, 250 बंदा पूरा नहीं हुआ। इनकी मुझे बताएं कि जब आपको ये सारा पता है, तो मेरे तो अपना सवाल है तहरीक इंसाफ के लीडरों से कि आप जो निकल रहे हैं, तो इस दफ़ा क्या चीज़ फ़र्क है कि ये एहतजाज कामयाब होना चाहिए, जबकि आप 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 8-9 दफ़ा पूरे मुल्क की देखिए, रियासती मशीनरी के आगे तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता, रियासत से टक्कर तो ली नहीं जा सकती, रियासत को तो हराया नहीं जा सकता। अब जाहिर है जो रियासत के पास वसाइल हैं वो एक सूबे की हुकूमत के पास तो नहीं हो सकते ना। हुकूमत नहीं, ओहो, तो ये बात हौसला अफजा बात है रियासत के लिए जी। वो तो ये कहते हैं कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस लो तुम्हारी है। बिल्कुल, वो कहते हैं ये तो शरे में क्या शर्म है, ये तो एक अकीदे की बात है कि हर एक को पता है कि यही तो मैं समझा सकता हूँ कि आप रियासी मशीनी के आगे आप कमज़ोर हैं, इसलिए अपने आप को वैसे, मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों अपने आप को आप इस इम्तिहान में डालें। या तो कुछ फ़ायदा हो, आप बंदे तो निकालें ना। देखो मैं ये कहती आज मैं 30 लाख बंदा लाऊंगा 25 मई को, तो केपी से आ रहे थे ना और इस्लामाबाद पहुंच गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी ना इस्लामाबाद आने की जी, किसी ने रोका तो नहीं ना रास्ते लेकिन अब की बार तो इजाजत भी नहीं है। 25 मई की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, अब की बार तो इजाजत भी नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद। ओहो, तो अब की बात इमरान खान भी नहीं है क़यादत। लोग जो है विरद करते हैं जिसके नाम का जो मुर्शिद आजम के नाम के मकाम पे फैज हो चुका था। मतलब आप ये देखिए, मैं तो ये आपको एक एकेडमिक बात कर रहा हूँ कि कहता था 30 लाख बंदे लाऊंगा। मैंने कहा इमरान खान आप 30,000 बंदा ले आओ, और भाई कुछ तो शो करो, लेकिन 3,000 बंदे के साथ आप पहुंच जाएं। 30 लाख बंदे का कह के 40 जलसे करें, तो मुझे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मतलब आप क्राइसिस ये है कि आपके अंदर कोई ऐसी बात है कि आपके सिस्टम के अंदर, हिकमत अमली के अंदर वो खराबी होगी, उसको आप रिविजिट करें। ये आपका काम है, प्लानिंग करें और कोई बहुत एहतजाज करें ताकि कामयाब हो सके, बजाय आप वजाहतें दें और किसी पे इल्ज़ाम लगाएं कि जी रियासी मशीनी आज फलां चीज़ हो गई, आज बारिश हो गई, आज सर्दी पड़ गई। तो फिर ठीक है, फिर आप इसका अगर गुजारिश चलता है तो गुजारत करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया अब्दुल्ला नियाज़ी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की सूरत हाल है,
तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ निकली है। जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं वो उन्होंने दो टोक ऐलान किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल होगा, किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल उन्होंने बैरिस्टर गौहर से, चेयरमैन PTI, उनसे रब्ता भी किया था लेकिन कोई बात नहीं बनी। बैरिस्टर गौहर का ने ये जवाब दिया था कि वो एहतजाज ख़त्म कर इसका एक कॉल को वापस लेना है या इसके साथ हमने चलना है, ये फ़ैसला इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसका हल क्या है? तहरीक इंसाफ निकल चुकी है। उधर से जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने इस्लामाबाद की पुलिस के साथ बिल्कुल उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा हिदायत जारी की पुलिस फोर्स को इकट्ठा करके कि आपने पूरी ताकत के साथ इनको रोकना है। कानून के ख़िलाफ़ कोई भी यहाँ पर काम होगा, आपने किसी को ख़िलाफ़ कानून कोई काम नहीं करने देना, हर तरह से रोकना है। ये मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा पुलिस फोर्स को अपने सामने खड़ा कर नारे भी लगवाए और उन्होंने उनको हिदायत भी जारी की। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, ये हुकूमत की दुरुस्त स्ट्रेटजी है जिस तरीके से हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को रोकने के लिए जो इक़दाम किए, या तहरीक इंसाफ बार बार इस तरह ऐलानात करके और एक मिसाल और कायम करती है, बार बार कायम करती है एक नाकाम एहतजाज की, नाकाम कॉल्स की? ये क्या तहरीक इंसाफ की हमेशा से गलत स्ट्रेटजी है? पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। देखिए ना, स्ट्रेटजी तो उनकी सही है, अगर ये तो आप किस तरह से उसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। पॉलिटिक्स इज अबाउट, जाहिर है, परसेप्शन आप क्या क्रिएट करते हैं। PTI का उस हवाले से उनकी एक जीत है कि जी जैसे ही वो ऐलान करते हैं कि जी 24 तारीख को हमने लॉन्ग मार्च करना है, उस हवाले से तो उनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो तो अचीव हो जाता है PTI का कि जी देखें, ये इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक्सेप्ट कर रही है कि हम इतनी बड़ी तादाद में अवाम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे और इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अता तारिर साहब की आज मैं बात सुन रही थी, वो कह रहे थे हमें तो इंतजामिया को तो फ़ोन कॉल्स कर के PTI के लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ आए हमें पकड़ें, क्योंकि ये चाहते नहीं है, ये लीडरशिप चाहती नहीं है कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। तो ये तो खुद कॉल करके कह रहे हैं कि आए हमें पकड़ें। हुकूमत जब ये कहती है कि जी इनके बंदे भी नहीं निकले, लीडर्स भी बंद होना चाहते हैं, तो कंटेनर्स हटा दें। एम्बेरसमेंट होगा PTI के लिए कि पूरे पाकिस्तान से वो 2000 या 4000 या 10,000 बंदे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे कर दें। अब 4000 या 10,000 बंदे अगर इकट्ठे हो भी जाएंगे तो उसे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो PTI का उस हवाले से तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मैंने पहले भी पिछले कुछ 4-5 रोज पहले भी मैंने ये कहा था कि हुकूमत नहीं करने देगी, किसी सूरत भी नहीं करने देगी। लेकिन ये तो दुनिया में आप आप लंदन में वो कहते हैं ना मिलियन मार्च होता है, उधर ऐसे कंटेनर लगा जाए तो नहीं होगा ना। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप किस तरह से उस सब चीजों को कबूल करेंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो हर सिटी में, चाहे वो लाहौर है, चाहे जेलम है, चकवाल है, मुल्तान है, तो मतलब दोनों तरफ से जो है ना, मेरा ख्याल है कि ना समझ के तहत एक स्ट्रेटजी बनी हुई है जिससे नुकसान पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान के अवाम को दोनों तरफ अना है, लचक कोई नहीं दिखा रहा है। जी बिल्कुल, देखे ना, और ये सस्टेनेबल नहीं है ना कि ये क्या पाकिस्तान ऐसे चल सकता है। अभी अगर कोई ये समझ रहा है कि ये फाइनल कॉल थी, तो ये फाइनल कॉल नहीं थी। दिसंबर में वो फिर कॉल दे देंगे, जनवरी में फिर कॉल दे देंगे। तो आप किस हद तक जाके आप कहां तक इस कंट्री को होस्टेज बना के, क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ किसको प्रेशराइज करना चाह रही है? हुकूमत के इख्तियार में तो वो खुद कहते हैं कि कुछ है नहीं है, तहरीक इंसाफ तो ये कहती है। फिर तहरीक इंसाफ के लोग जब ये बात करते हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर लेवल पर बात हो रही है, जाहिर है इशारा उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, तो इनडायरेक्टली वो किसको कर रहे हैं प्रेशराइज? देख ना, वो इस वक्त हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ तो खैर बिल्कुल भी उनके पास कोई पावर है ही नहीं। वो मरहूने मिन्नत है, जाहिर सी बात है, उनको पता है वो तो खुद इलेक्ट होके नहीं आए थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए, तो वो तो जिन्होंने उनको बैठाया हुआ है वो उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। उनको तो अगर वो ये कह देंगे कि आप अनाउंस कर दें रेजिग्नेशन या 6 महीने के बाद नया इलेक्शन अनाउंस कर दें, वो कर देंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो आज है, किसके साथ जाके बातचीत करें? अगर पाकिस्तान में ही आपने बातचीत करनी है, हुकूमत के पास तो, और हुकूमत के पास हो भी तो वो नहीं देंगे ना। हुकूमत बातचीत एक ऐसा मिडिल तरीका जो निकले जिसमें दोनों जो है विन विन सिचुएशन हो,
और विन विन सिचुएशन शाजिया उसी वक्त हो सकती है जब अर्ली इलेक्शंस पर एग्री कर लिया जाए कि ठीक है ये सिस्टम नहीं चलेगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप बनेगा, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल रिवैम्प किया जाएगा ऐसे लोगों से जो एक्सेप्टेबल हो दोनों पार्टीज के लिए, दोनों ऑपोजिशन और हुकूमती पार्टी के लिए, और फिर उसके बाद आज से 1 साल के बाद इलेक्शन कराया जाएगा। सुनने में तो आपकी बातें बड़ी आइडियलाइज हो रही है ना, बड़ा आइडियल बातें लग रही हैं। और देखे ना, उसके अलावा अगर कोई हुकूमत की तरफ से कोई ये कहे कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन है या पीटीआई की तरफ से, तो इस वजह से पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पीटीआई मुड़ के जाहिर सी बात है ये कहेगी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट के, जुडिशरी अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए तो कुछ मतलब कि एक अदलिया का जो एक आप कहें कि इनको प्रेशर था हुकूमत को, वो भी आप कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो भी इनके सरों से हट गया ना, हट गया बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन आपके साथ था ही नहीं, मीडिया को भी मजल कर दिया जाता है, तो फिर पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियारात है? कोई इख्तियारात नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है उनके पास, पीटीआई के पास? ये दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त पर है। अगर हुकूमत समझ रही है हम हर थोड़े दिन के बाद कंट्री को ऐसे अंडर सीज, तो फिर उसका तरीका क्या है आगे जाने का? क्या पीटीआई को आप खत्म कर देंगे, मार देंगे, समुद्र में फेंक देंगे सारों को? नहीं, तो फिर उसका एक कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना है जिससे अवाम के लिए बेहतरी आगे नजर आए। ये कैसे तरीका निकालेंगे जब इन्हें ये खौफ हो कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो हम सब अडियाला पहुंच जाएंगे? नहीं, वो देखे ना, वो एग्जैक्टली देखें, जब मैं कहता हूँ मिडिल रास्ता और गिव एंड टेक, तो इमरान खान को भी ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई आप नहीं अडियाला जाएंगे, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। अगर मेरा पहले टर्म से तासुर ऐसा मिला है कि जी मैं सबको अंदर बंद कर दूंगा, तो वो नहीं होगा। मैं भी ऐसे, और ये उनको यकीन दिलाना पड़ेगा, सिर्फ अल्फाज ऐसे नहीं दोहरा के, लेकिन एक नेगोशिएशन में बिल्कुल अगर आप ये यकीन नहीं दिलाएंगे तो क्यों आपको पावर देगा कोई? अगर आप सबसे बदला लेने के लिए आ रहे तो ये हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं क्यों इस वक्त मुस्लिम लीग को क्रिटिसाइज करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि जब हमने जद्दोजहद की थी इसलिए नहीं की थी कि हम आएंगे तो हमारी बारी आएगी तो हम इनको अंदर बंद कर देंगे। अगर इसलिए कर रहे थे तो गलत किया था ना। अगर पीटीआई इसलिए वापस आना की कोशिश कर रही है पावर में कि वो आके सबको फिट कर देंगे, तो फिर कैसे उनके लिए स्पेस बनेगी? मैं फिर अगर ऐसी अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो तो मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भाई आप क्या ये मुल्क तो है? पीटीआई को भी तो ये यकीन दिलाए, अगर सियासी लोगों के साथ ही बात करनी है तो ये फिर हुकूमत को उतना बाइख्तियार होना पड़ेगा या हुकूमत को इख्तियार देना पड़ेगा। तो सियासतदानों के तो हाथ कभी भी मजबूत नहीं होंगे ना जुबैर साहब। देखिए, पीटीआई का एक जो इशू है, जो लोग समझते हैं कि जी जिस तरह एक गंडापुर साहब और उनकी बातचीत है, दूसरी तरफ सलमान राजा जैसे एक डिसेंट किस्म के जो अच्छे सियासतदान हैं, जो समझते हैं पाकिस्तान के और कोई बातें भी कोई अकल वाली करते हैं, या उस किस्म के गौहर, बैरिस्टर गौहर है, असद कैसर है, इस किस्म के लोगों की एक टीम बना के इमरान खान साहब को बिल्कुल पहल करनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज ये है कि आप हर मार्का जो होता है, मार्च जो होता है, वो फाइनल नहीं होता कि कफन बांध के निकलेंगे। आप ये कौन सा तरीका? और इस शर्त से पीछे हटना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि बात तब शुरू होगी जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल, वो देखना, वो तो सारे सोल्यूशन जो होगा वो तो एक निकलेगा ना, जिसमें इमरान खान की भी रिहाई होगी, जिसमें पाकिस्तान का फ्यूचर सेटअप की भी बात होगी, जिसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस की भी बात होगी। वो तमाम चीजें एक साथ होंगी ना, एक सिर्फ इमरान खान के निकलने की तो बात नहीं। मैं नहीं ये कह रहा, जाहिर सी बात है पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए इमरान खान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इमरान खान उसका सोल्यूशन हो सकते हैं अगर पीटीआई इसमें इनिशिएट करे। देखना, यही प्रोटेस्ट कॉल अगर वो ये कहते हैं कि हम कमिट करते हैं कि ये पूरा मन होगी, और हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे, आप कंटेनर ना लगाएं, आप हमें ना रोकें, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे उनका एक जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है न्यूट्रल लोगों में, बाहर के लोगों में, वो बहुत बढ़ जाती है। आप क्या आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इनिशिएटिव ले, पीटीआई क्या कमेटी बनाए हुकूमत से बात करने के लिए, लेकिन पीटीआई नहीं, तो जब उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो सकते हैं? एस्टैब्लिशमेंट भी तो देख रही होती है और सुन रही होती है कि जी पीटीआई वाले क्या बातें कर रहे हैं।
अगर वो इन लोगों की कमेटी बनाती, आई एम 100% श्योर तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये नाम काबिल कबूल होंगे। और वो हुकूमत वो कहेगी कि जी इनसे बातचीत करें। कैसे कह सकते हैं कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे? और बातचीत का एक जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान जिस दलदल में है ऐसा तो चल ही नहीं सकता। Therefore we are taking an initiative। मैं तो पीटीआई को यही कहूंगा, क्योंकि ये पीटीआई नहीं और हुकूमत तो इनिशिएटिव लेगी ही नहीं। हुकूमत तो हुकूमत में बैठी भी है, पार्टी तो हुकूमत में बैठी है, पीएमएलएन क्यों इनिशिएटिव लेके कहेगी कि आए बातचीत करें? वो वैसे रस्मी तौर पर कह देती है बट उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक उन पर प्रेशर, सब ये कहते हैं ना कि पीटीआई को जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च खत्म नहीं करनी चाहिए और एक ऐसी पार्टी के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहिए जो सोल्यूशन पेश कर रही है पाकिस्तान का। तो सोल्यूशन पेश करने में अगर वो पहल करेगी तो बहुत से लोग जो है हर बैकग्राउंड के, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सपोर्ट करेगा, हर कोई सपोर्ट करेगा कि भाई व्हाट्स रॉन्ग। ये सारे आप इनको कह सकते हैं, दहशतगर्द कह सकते हैं, असद कैसर को या सलमान राजा को, या ये इसके और भी नाम है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है, मैं ये नहीं कह रहा, बट आप एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लें और गंडापुर साहब को अपनी हुकूमत करने दें केपी में। वहाँ बहुत से अवाम ने उनको मुंतखब किया है, इसलिए मुंतखब किया है कि उनके, और आप देखिए कुरम एजेंसी में जो कुछ हो रहा है, ना सूबाई हुकूमत को केपी के उनको फिक्र है और ना ही विफाक को कोई उधर फिक्र है। आप देखें कि पिछले 3 दिनों में 90 लोग जान की बाजी हार गए वहाँ पे। शेमफुल एक्ट है। सिर्फ 90 लोग नहीं, आप देखें अब क्या ये जिस दिन हुआ था थर्सडे को मेरे ख्याल है जी, जिस दिन हुआ था फर्स्ट डे, तो बिल्कुल वफाक का भी मैं तो कहता हूँ इसकी तो इन्वेस्टिगेशन की, ये किसने इस चीज को रोका हुआ था कि ये इंफॉर्मेशन ना आए, और इसमें सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट सारे दोनों जब एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ होंगे उधर तो किसी का ध्यान नहीं जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये सिचुएशन खराब से खराब तर होती चली जाए, अब आवाम के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, मईशत खराब होती चली जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? कल तो आप समझते हैं कि अगर ये बात नहीं करेंगे हुकूमत से तहरीक इंसाफ वाले तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे? अब ये कॉल अगर वापस ले लेते हैं या नाकाम हो जाता है, दिसंबर में फिर कॉल दे देंगे, जनवरी में फिर दे देंगे, 3 महीने बाद फिर दे देंगे, तो ये तो मसला ऐसे चलता रहेगा। मसला ऐसे चलता रहेगा और हुकूमत समझेगी। देखिए ना, हुकूमत में जो वजीर होते हैं ना या MNAs होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता शायद का। उनको आज या कल या परसों ये जब खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल सुकून का सांस लेंगे। वो आज रात भी बैठ के अच्छे ऐश कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी जगह रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो एलीट है। आपसे बेहतर कौन जानता है कि इक़्तिदार का नशा क्या होता है? बहुत ज्यादा नशा होता है ना, तो वो तो सिर्फ ये इस चीज का इंतजार है ये फेल होंगे और इनको मार पड़े या जैसे भी ये खत्म हो, और हम फिर उसके बाद दूसरे दिन से अपना जो भी हमने वापस जो हुकूमती काम है उसमें वापस चले जाएं, और हुकूमत झंडे वाली गाड़ी भी रहेगी, और ये भी महसूस होना शुरू हो जाएगा कि पीटीआई को एक और हमने शिकस्त दे दी है। अब इस तरह से अगर हुकूमत में बैठ के सोचेंगे, और दूसरी चीज देखें साथिया जो मैं कहना चाहता हूँ, देखें ये एक तो तरीका ये है कि नेक्स्ट इलेक्टोरल प्रोसेस का, दूसरा ये है कि आपने जो भी किया था 8 फरवरी को और 9 फरवरी को तहस नहस किया था अवाम के मैंडेट के साथ, उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है जो आइन में लिखा हुआ है वो होता है कि वो जो इरेगुलरिटीज है उनको इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल सेट करती है, वो 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। अभी आप जरा नियत देखें इलेक्शन कमीशन की, जो मेरा ख्याल है अवाम को पता होना चाहिए। उन्होंने फरवरी में जैसे इलेक्शन खत्म हुए, जो उनको रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने ट्रिब्यूनल बनाए 15 ट्रिब्यूनल, 5 ट्रिब्यूनल केपी के लिए, 4 सिंध के लिए, 3 बलोचिस्तान के लिए, 1 इस्लामाबाद में तो सिर्फ 3 सीटें नेशनल असेंबली की, प्रोविंशियल असेंबली होते ही नहीं, जहां तकरीबन 400 सीटों का मुकाबला हुआ है, जहां सबसे ज्यादा शिकायत है वहां के लिए 2 ट्रिब्यूनल, बलोचिस्तान के लिए 3, सिंध के लिए 4, केपी के लिए 5, इस्लामाबाद के लिए 1, जहाँ 3 सीटें, जहाँ 400 सीटें वहां के लिए 2। उनकी नीयत उसी से पता चलती। 9 महीने हो चुके हैं, कोई फैसला नहीं हुआ, तो फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों का फिर गुस्सा भी कंटेन करें, वो रिएक्ट भी ना करें इस तरह से। इस तरह से तो नहीं काम चल सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।